नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे सेक्शन 10, 11 और 12 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बिना कोई पॉइंट छोड़े हम लोग समझेंगे। ठीक है। ये तीन सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉ की फाउंडेशन है, समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो कैपेसिटी और वैलिडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, यू विल गेट टू नो दिस इन डिटेल। ठीक है। तो आप पहले मेरे दो क्वेश्चंस का आंसर करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। दूसरा है क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वीडियो पॉज करके 2 मिनट आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सोचिए फिर आंसर करिए। तो मैं आंसर बता देता हूँ। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, यस। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आंसर इज नो। सेक्शन कुछ थोड़ी देर में या कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की इन डिटेल वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिसमें मैं कोर्स का जजमेंट, केस स्टडी एंड एवरीथिंग सब आपसे डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। लेकिन आपको और इन डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का एक पेड कोर्स है, पेड क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए मात्र 4,000 रुपए में। और डिटेल्स के लिए आप yourlegalbuddy09@gmail.com पे यू कैन गेट इन टच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 पे आते हैं पहले। सेक्शन 10 पे आ जाते हैं। सेक्शन 10 कहता है ऑल agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared void। देखिए बहुत सारी चीजें इसमें बोल दी, आपको इसमें ज्यादा कुछ आपको घुसने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तोड़ के समझाता हूँ। देखिए, अग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब पहली चीज फ्री कंसेंट। देखिए, कंसेंट होना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब कोर्सन नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड इज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फ्री कंसेंट मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप कोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, कोई आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बना रखा है उनके ऊपर। ठीक है, कोई फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हो, ऑल दीज थिंग्स। सेकंड, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पार्टीज लीगली केपेबल होनी चाहिए। ये चीज हम लोग सेक्शन 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि सेक्शन 10 में क्या कहा गया कि पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 11 में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी कंडीशन क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, देखिए काफी फनी एग्जांपल मैंने सोचा था जब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो एक फनी एग्जांपल देके पढ़ाऊंगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, हम लोग पिछली कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। अब समथिंग इन रिटर्न में क्या हो सकता है, जैसे पैसा हो सकता है, सर्विस हो सकती है, कोई प्रॉमिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन इलीगल है, जैसे ब्राइब देना, ठीक है, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब एग्जांपल देके समझो, आप किसी आदमी को कोई XYZ चीज दे रहे हो, कार दे रहे हो, तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी मनी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एज फार एज लॉफुल कंसिडरेशन इज कंसर्न। लेकिन आप किसी को कार दे रहे हो और सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं मैं आपको 2 किलो कोकेन दे दूंगा, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कंसिडरेशन आपका लॉफुल नहीं है। अब देखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ थिंग इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस इलीगल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस इलीगल है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और मुझे सरकारी नौकरी में एक नौकरी दिलवा दो, ठीक है, देन दैट इज अ लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, तो वो कंसिडरेशन नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना हो, क्राइम करना हो, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम करना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फिफ्थ थिंग, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब देखिए, अगर इसको सिंपल समझते हैं, एक्ट के अंदर कुछ अग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर है,
ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ अग्रीमेंट्स जो है दे हैव बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड, जैसे लॉफुल कंसिडरेशन ना होना। ठीक है, अगर अग्रीमेंट उन कैटेगरीज में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। उन स्पेसिफिक कंडीशंस में कैटेगरी में आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंसिडर दैट एज अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए सेक्शन 10 का सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है। सेकंड सेक्शन 10 का सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है, अगर इंडिया में कोई और लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, विटनेस होने चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो भाई आपको ये तीनों चीजें माननी पड़ेंगी। मतलब जो और लॉ में लिखा है आपको उसको भी मान के चलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यानी सेक्शन 10 किसी दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ को ओवरराइड नहीं करता है। सेक्शन 10 में जो कहना है वो आपको मानना पड़ेगा। सेक्शन जो और एनी अदर लॉ में कुछ मेंशन है तो आपको उसको भी मान के चलना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कह रहा है कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन को जाके इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना है तो आपको ये मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, को बढ़िया सा कलर चूज कर लेता हूँ, येलो चूज कर लेता हूँ। सेक्शन 11 क्या बात कहता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 इस चीज का आंसर करता है, हु आर कॉम्पिटेंट। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पहला अगर वो एज ऑफ मेजोरिटी का है। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब 18 साल, दैट इज 18। वो मेजोरिटी एज का हो अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि इंडिया में मेजोरिटी की एज 18 है, तो 18 साल पे अगर आप हो गए हैं तो दैट मीन्स यू आर मेजर, एंड इफ यू आर मेजर देन यू कैन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉइड होगा। दैट इज वाई, दिस इज द रीजन जो बिजनेस होते हैं वो जब लड़के या लड़कियां जब बड़े हो जाते हैं तब करते हैं, छोटे पर से ही किसी को धंधे पे या बिजनेस पे नहीं बैठा दिया जाता। दूसरी चीज, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, साउंड माइंड। ठीक, साउंड माइंड पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 12 में मिलेगा आपको, हम लोग अभी पढ़ेंगे अगर टाइम रहा तो। तीसरी चीज है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में बहुत ही एक्सटेंसिव चीज है। अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन या कंपनीज एक्ट कह देता है कि अगर इफ यू हैव बीन declared, if you have been convicted of moral turpitude, then you will be declared disqualified by the companies act। समझ रहे बात को, यहाँ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, अनदर थिंग जिसका जो और दूसरा इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड होते हैं, जैसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कॉन्विक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया। कुछ केसेस में इंसॉल्वेंट जो होते हैं जिनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, दे आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब आगे सेक्शन 12 पढ़ते हैं। सेक्शन 12 पे जाने के पहले अगर आपको सरफेसी एक्ट समझना है तो मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, और आपको इन डिटेल समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तरह इसके भी लाइव क्लासेस चलते हैं at just 4,000 rupees. For more details, you can get in touch with me at yourlegalbuddy09@gmail.com. Coming back to section 12. अब what is sound mind? ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई आदमी बेवकूफ लग रहा है तो बेवकूफ नहीं होगा। ये साउंड माइंड का मतलब क्या है? A person is of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कैपेसिटी रखता है, एंड अनदर थिंग, वो रैशनल जजमेंट बना सकता हो कि कॉन्ट्रैक्ट उसके इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट डालेगा। भाई देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड इफ यू आर ऑफ साउंड माइंड, तो साउंड माइंड कब माना जाएगा, जब आपको ये चीज पता हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसका आइडिया है। ठीक है, दूसरा आइडिया क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका आपके इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। दो चीजें जरूरी हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रैशनल जजमेंट। देखो, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कलर बदल लेता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यूजुअली अनसाउंड एंड ओकेजनली साउंड। ठीक है, कभी कभार ये अनसाउंड हो जाते हैं,
और कभी कभार साउंड साउंड होते हैं। तो भाई जो साउंड ड्यूरेशन के टाइम आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अग्री करा, कॉन्ट्रैक्ट को जो एंटर करा, ठीक है, उसमें आप सही माने जाओगे। अनसाउंड पीरियड में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री करा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को आप समझे, तो वो आप, यू विल नॉट बी बाउंड बाय दोज लॉ, ठीक है, दैट एग्रीमेंट विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज यू वर नॉट साउंड एट दैट वेरी मोमेंट। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप नशे में थे, या आपको बुखार था, या किसी आप मेंटल डिस्टरबेंस में थे, तो उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दिस इज अ वैलिड डिफेंस दैट यू कैन टेक। अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जाम्स, आप ये समझो कि क्या एक लाइन जो है, जो एग्जाम्स में आपको हमेशा याद रखनी है, कैपेसिटी इज जस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। Capacity to make a contract is just at the time of making a contract. You are reading the contract, you are about to sign that contract, उस समय आपकी मानसिक संतुलन क्या है वो देखा जाएगा। सेक्शन 12 के इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उसको भी समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन एक क्या कहता है, एक पेशेंट जो लुनेटिक असाइलम में है, अगर कभी कभी साउंड माइंड में आता है, तो वो उन इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बताया ना, अनसाउंड साउंड साउंड वाला। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, इलस्ट्रेशन बी कहता है एक नॉर्मल इंसान अगर फीवर की वजह से डिलीरियस है, मतलब डिलीरियस मतलब कि थोड़ा सा उसका दिमाग कम काम कर रहा है, या इतना ड्रंक है कि टर्म समझ नहीं पा रहा है, या रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहा है, तो वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपने सेक्शन 10 समझा, सेक्शन 11 समझा, सेक्शन 12 पढ़ा समझा, तो इससे आपको आई होप कि थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है। एक चीज और समझ लेते हैं, तो अगर आपको और इन डेप्थ में जाना है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।